नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और आज हम बात करेंगे खालिस्तानी नार्को टेरर सिंडिकेट के बारे में। दोस्तों, अब हमें इस खालिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। इसकी मुख्य वजह है इसका मोडस ऑपरेंडी, जो कि किसी और टेरर आउटफिट से अलग है। सबसे ज्यादा फंडिंग इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में हो रही है ड्रग तस्करी की वजह से। कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइज्ड टेरर ग्रुप का हिस्सा हैं और ड्रग को एंड यूजर तक पहुंचा रहे हैं। इससे खालिस्तानियों के दो एजेंडे पूरे होते हैं। पहला है पैसा और दूसरा यूजर की डिपेंडेंसी इतनी हो जाए कि जो भी खालिस्तानी नैरेटिव है वो उसके दिमाग में घर कर जाए। दोस्तों, ये ड्रग्स इतने एडिक्टिव होते हैं कि उसे पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। चोरी और लूट तो बहुत छोटी चीज हो गई, लोग मर्डर जैसे अपराध करने में भी नहीं हिचकिचाते। तो एक आइडियोलॉजी पर भरोसा करके उनके नैरेटिव को फैलाना और उनके इशारों पर हथियारों की तस्करी, ड्रग पेडलिंग करना और अवैध वसूली करना कौन सी बड़ी बात है। इसके साथ ही खालिस्तानी इस यूथ की लेविश लाइफस्टाइल के खर्चे भी उठाते हैं, जिससे उन्हें देखकर ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन इंस्पायर हो और उनकी संख्या बढ़ती रहे। दोस्तों, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि पंजाब का युवा वर्ग क्यों खालिस्तानी आइडियोलॉजी के प्रति इतना आकर्षित हो रहा है। इसकी वजह ना ही इतिहास से जुड़ी है और ना ही नए राष्ट्र के निर्माण से। कई जाने माने समाजशास्त्रियों का मानना है कि ये स्थिति निराशा, अनएम्प्लॉयमेंट और राज्य की इकोनॉमिक स्टारवेशन की वजह से पनप रही है। अगर आप पिछले 2 दशकों के कुछ पंजाबी सिंगर्स के गानों के लिरिक्स को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ऐसे गानों के जरिए एंटी स्टेब्लिशमेंट की भावना परोसी जा रही है। और तो और उनके लिरिक्स में जर्नैल सिंह भिंडरवाला के स्पीच को एज इट इज डाला है। मैं डाकू एक नंबर दा मैं रिया ते ता भी जीप लेनी है, पर चेता जरूर रखो भी एक जीप दियां 2 लेनियां, जो हताश युवा वर्ग के लिए इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेलियस एटीट्यूड को ग्लोरीफाई करते हुए नजर आती है। अब इन कलाकारों की लिस्ट में बहुत से इंडिया के सिटीजन नहीं हैं। मानते हैं कि डिप्लोमेटिक रुकावटों की वजह से उनके अगेंस्ट सीधा एक्शन नहीं लिया जा सकता, पर इनके इंडिया से होने वाले रेवेन्यू जनरेशन पर तो लगाम लगाई ही जा सकती है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं और ये सब सोशल मीडिया कंटेंट जियोग्राफिकली इंडियन गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं और इनके अगेंस्ट कोई कदम न उठाने की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। कम से कम इंडिया में तो गवर्नमेंट ऐसे कलाकारों के अगेंस्ट सीधा एक्शन ले ही सकती है ना। बाकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में कश्मीर का क्या हाल हुआ ये तो आप सबको मालूम ही है। अब इसकी विडंबना देखिए कि जो खालिस्तानी नेटवर्क ISI के साथ मिलकर युवाओं को ड्रग्स की आग में झोंक रहा है, वही पंजाब के युवाओं को भड़का रहा है कि उनका ये हाल इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। अब जान लेते हैं गुरवंत सिंह पन्नून के बारे में, जो कि सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर है और हमारे देश का वांटेड टेररिस्ट है, जो खुलेआम भारत को धमकी देता है। अब इस आतंकवादी का इरादा किसी भी तरह से किसी की भलाई करना तो हो नहीं सकता और इसको आधिकारिक तौर पर FBI की सुरक्षा भी दी गई है। इससे वेस्ट का दोहरा चरित्र सामने आता है। विशेषज्ञों की माने तो इसे CIA का भी सपोर्ट है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई देश किसी का दोस्त नहीं होता, बस म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं और इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। खासकर अमेरिका सेंट्रिक देश कभी भी खालिस्तान के मामले में भारत का सीधा सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ इस खालिस्तानी वायरस को पनपने और बड़ा करने में वेस्टर्न जांच एजेंसियां और सरकारें फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बखूबी संरक्षण और सहायता प्रदान कर रही हैं। खालिस्तानियों के द्वारा ड्रग इन्फिल्ट्रेशन केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ड्रग डिपेंडेंसी एक इफेक्टिव मेथड है युवाओं को ब्रेन वॉश करने का। अक्सर जो इंसान ड्रग की लत का शिकार हो जाता है वो समाज और परिवार से कटा कटा रहने लगता है। उसको हर दूसरा इंसान जजमेंटल लगता है और वो खुद को निकम्मा मानने लगता है। यही एंट्री होती है एक बड़े भाई के रूप में खालिस्तानी एजेंट की, जो कि उस ड्रग एडिक्ट को अपने नैरेटिव के थ्रू एक पर्पस देता है, ये रिमाइंड कराते हुए कि जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब हमने तुम्हें अपनाया। अब दूसरा स्टेप, जो कि सबसे आसान है, ड्रग की सप्लाई को कंट्रोल करना। ड्रग्स के लिए एक एडिक्ट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि विड्रॉल में जाने का डर एक क्राइम कमिट करने से कहीं बढ़कर होता है। इसके बाद आती है रिडेम्पशन वाली फीलिंग, मतलब उनको इतना मैनिपुलेट किया जाता है कि उस युवा को ये लगे ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है, बल्कि उसे ये लगे कि मैंने अपने रिलीजन के लिए बहुत जरूरी काम किया है और इसमें अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं शहीद कहलाऊंगा। खालिस्तानी इंडिया में ही नहीं
बल्कि कनाडा, यूएस और यूके में भी इंडियन डायस्पोरा और वहां के सिटीजन के बीच में सेम टैक्टिक्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कैनेडियन पुलिस के प्रोजेक्ट पेलिकन की चर्चा करना भी जरूरी है। प्रोजेक्ट पेलिकन जून 2024 में शुरू हुआ, जब पील रीजनल पुलिस को अमेरिका कनाडा के बीच में चलने वाले कमर्शियल ट्रैकिंग रास्तों के जरिए कोकीन तस्करी के नेटवर्क की जानकारी मिली। नवंबर 2024 तक कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी, अमेरिकी डीईए और यूएस होमलैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसियों की मदद से इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसमें ट्रकिंग कंपनियां, स्टोरेज फैसिलिटीज और तस्कर शामिल थे, जिसमें कुल 480 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए थी। छापेमारी के दौरान 2 लोडेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई। इसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 7 भारतीय मूल के इंडो कैनेडियन पंजाबी बताए गए थे। ये तस्करी नेटवर्क अमेरिका से कनाडा तक कमर्शियल ट्रकों के माध्यम से ड्रग्स पहुंचाता था। पुलिस के अनुसार नेटवर्क के संबंध मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स और अमेरिकी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर से भी जुड़े हुए थे, यानी एक इंटरनेशनल गैंग था। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि ड्रग तस्करी से होने वाली कमाई का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों जैसे प्रदर्शन, रेफरेंडम और हथियार खरीद के लिए किया जा रहा था। कुछ सोर्सेज ने इस नेटवर्क के खालिस्तानी समर्थकों और पाकिस्तान की आईएसआई से कथित संबंधों का भी उल्लेख किया है। भारत के लिए ड्रग तस्करी और विदेशी चरमपंथियों की गतिविधियों के संभावित संबंधों ने चिंता बढ़ाई है, खासकर भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़े हुए समूहों के जरिए आतंकवाद की फाइनेंसिंग को लेकर। प्रोजेक्ट पेलिकन से ये साफ हो जाता है कि अगर सांप को पालोगे तो ये जरूरी नहीं कि वो दूसरों को ही डसे। ये वेस्ट की सरकारों की नीति और नियत की ही देन है कि आज ये देश भी ड्रग एडिक्शन की मार झेल रहे हैं। यहाँ मैं आपको 2023 की एक अहम घटना याद दिलाता हूँ। 2023 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक खालिस्तान के टॉप आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार और मलिक सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस व्यक्ति को आईएसआई का संरक्षण प्राप्त था, वो भी एक ऐसे देश में जहां सिख, हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, जिस देश ने सिखों के लिए 3 तीर्थ स्थलों को बंद करके रखा था। अब उसी देश की खुफिया एजेंसी एक खालिस्तानी को संरक्षण दे रही है। इस बात से साफ हो जाता है कि हर वो संस्था जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रही है वो खालिस्तानी नेटवर्क के टच में है। अब इस व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के प्रमुख और घोषित आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार उर्फ मलिक सरदार सिंह को पाकिस्तान के लाहौर के जौहर टाउन में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 अज्ञात हमलावरों ने आतंकवादी पंजवार पर कई गोलियां चलाई और एक गोली उसके सिर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पंजवार पंजाब के तरन तारण जिले का रहने वाला था और 1990 में पाकिस्तान भागकर आ गया था। उसने सीमा पार हथियार तस्करी और ड्रग तस्करी के जरिए बहुत सारे पैसे जुटाए थे। इसी साल हमारी जांच एजेंसी एनआईए ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के बड़े आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ लांडा के 2 खास साथियों जसप्रीत सिंह उर्फ जस और बलजीत सिंह उर्फ राणा भाई पर चार्जशीट दाखिल की। इन दोनों पर ड्रग स्मगलिंग, हथियारों की सप्लाई, वसूली जैसे अपराध शामिल हैं। वहीं लखबीर सिंह उर्फ लांडा 2017 में कनाडा भाग चुका है। बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश की एजेंसियां इस मामले में कोई स्विफ्ट एक्शन क्यों नहीं लेती। विदेशों की बात तो हम समझ सकते हैं कि डिप्लोमेटिक बाधाएं और कानूनी पेच आते होंगे, पर इतना बड़ा नेटवर्क बिना यहाँ रह रहे नागरिकों के, खासकर सरकारी महकमों में बैठे हुए लोगों के सपोर्ट के बिना चलना तो नामुमकिन है। हम आशा करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ खालिस्तानी नार्को टेरर सिंडिकेट के खिलाफ जल्द ही कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बाकी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नमस्कार।